हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे सीटेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 20 सितंबर 2015 को। और इस पेपर के हमने कई सारे पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर की लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आज से पहले मैंने सीटेट के बहुत सारे पेपर कंप्लीट कराए हैं। प्रीवियस पेपर 2023 का, 2022 का, 2021 का, आपका 2019 का, 2016 का और 2015 का। ठीक है, तो अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं जितने भी सालों में, वो सभी मैंने कंप्लीट करा दी हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो सब पेपर भी आपको उसी भी प्ले लिस्ट की लिंक में मिल जाएंगे। ठीक है, उसी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे सारे पेपर। तो एक ही प्ले लिस्ट में सब कुछ मैंने कराया हुआ है, तो प्लीज आप जाकर देख लीजिए उसको। और ये साइड में जितनी भी प्ले लिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। 6th 7th 8th क्लास की एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में पढ़ाया है क्योंकि उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो पहले किसी चैप्टर को पढ़ाया, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर कराए। हर सब्जेक्ट की आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी। पहली प्लेलिस्ट में आपको थ्योरी मिलेगी और दूसरी प्लेलिस्ट में आपको एमसीक्यू मिलेंगे। तो पहले किसी चैप्टर की आप थ्योरी देखेंगे, उसके बाद उसकी क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी और आपका सीटेट का पेपर भी आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। 29 मार्च 1957 को बैकपुर में अपने ऑफिसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटकाया गया था? पहला है सुखदेव, दूसरा है मंगल पांडे, तीसरा है भगत सिंह और चौथा है राजगुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दूसरा। और लगभग सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा कि इसका आंसर जो है वो मंगल पांडे है। और जो मंगल पांडे जी थे, इनके नेतृत्व में ही जो 1857 का विद्रोह था वो फैला था। और जब अंग्रेजों को इसकी खबर हुई कि मंगल पांडे की वजह से ही ये विद्रोह फैला है, तो उन्होंने मंगल पांडे जी को फांसी दे दी थी 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च 1957 को मंगल पांडे जी को फांसी भी हो गई थी। और 1857 के जो तत्कालीन कारण थे, मतलब किन कारणों से 1857 का विद्रोह फैला था, तो देखो प्रॉब्लम तो बहुत पहले से चली आ रही थी। ठीक है, बहुत पहले से ही लोगों को परेशानी थी अंग्रेजों के शासन से। लेकिन जो तत्कालीन कारण था, जो तुरंत ये जो फैला था विद्रोह, उसका कारण ये था कि जो वो थी बंदूक, उस पर सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी के कास्तूर लगाए जा रहे थे, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोगों को प्रॉब्लम थी। इसी वजह से ये विद्रोह फैला था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। अंग्रेजों की सर्वोच्चता की नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहले जानिए आप सर्वोच्चता की नीति किसने दी थी। सर्वोच्चता की नीति दी थी जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने। ठीक है, किसने दी थी? जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने। और देखो हड़प नीति जो थी वो थी आपकी लाल डलहौजी ने दी थी। ठीक है, और जो सर्वोच्चता की नीति है, इसका मतलब है कि लॉर्ड हेस्टिंग ने ये बताया भारतीयों को कि जो भारतीयों का इतिहास है वो बिल्कुल खराब है, भारतीयों की जो शासन प्रणाली है वो खराब है, और जो इंग्लैंड की शासन प्रणाली है वो बहुत अच्छी है। इंग्लैंड के जो लोग हैं उनको ज्यादा ज्ञान है भारतीय लोगों से। मतलब सर्वोच्चता दिखाया, मतलब अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट किया भारतीयों के सामने। और उसका असर आज भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि सभी लोग इंग्लिश को ज्यादा पसंद कर रहे हैं हमारे देश में और हिंदी को कम पसंद कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने ये सबके दिमाग में भर दिया है कि इंग्लिश ज्यादा अच्छी है और हिंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हिंदी का जो इतिहास है वो बिल्कुल बेकार है, बकवास है, उसको नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने ये दलील दी कि अंग्रेज जो है वो ज्यादा अच्छे से शासन करेंगे हिंदू राजाओं के मुकाबले। ठीक है, जो भारत के राजा हैं उनके मुकाबले जो इंग्लैंड के राजा हैं वो अच्छा शासन करेंगे। तो इसलिए इस नीति का नाम क्या है? सर्वोच्चता। ठीक है, अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, इसने इस बात पर बल दिया कि प्राच्य जानकारी के विपरीत यूरोपीय जानकारी देने का तरीका व्यवहारिक रूप से लाभकारी है। प्राच्य यानी कि भारतीय। ठीक है, अगर हम प्राच्य की बात करें, जो एशिया की जितनी भी कंट्री हैं वो प्राच्य में आएंगी, और अगर यूरोप की जितनी भी कंट्री है वो किस में आएंगी? पाश्चात्य में आएंगी। यहाँ तक कि आपका ये जो अमेरिका भी है वो भी पाश्चात्य में ही आता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। प्राच्य यानी कि एशिया की बात हो रही है। तो एशिया में उन्होंने यही वाली नीति अपनाई थी, चाहे चाइना हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, कि जब उन्होंने अपना औपनिवेश किया था
इंग्लैंड वालों ने या यूरोप वालों ने, तो उन्होंने यही नीति अपनाई थी और उन्होंने बताया कि जो इनका जो इतिहास है, ठीक है, इनकी जो चीजें हैं वो क्या है, पूरी तरह से खराब है। ठीक है। और एक चीज ये भी होती है, देखिए जैसे आप हिंदी जानते हैं, कोई आदमी बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन वो तमिल जानता है, ठीक है, उनकी स्थानीय भाषा तमिल है, आप तमिलनाडु में जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इनको कुछ नहीं आता, क्योंकि आप उनको समझ ही नहीं पा रहे हो सकता है कि वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है उनको आपसे ज्यादा जानकारी हो अपने विषय में, वहां की चीजों के बारे में, लेकिन आपको क्या लगेगा, क्योंकि आप उनकी लैंग्वेज नहीं जानते हो और आप ताकतवर हो, तो आप क्या करोगे, आप अपनी बात मनवाओगे उनसे पैसे के बल पर या दंड के बल पर, ठीक है, उनके साथ मारपीट करके या कुछ भी इस तरह से। तो इसी तरह से अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने नहीं जानने की कोशिश की कि भारतीयों का इतिहास क्या था क्या नहीं था, या जितने भी देशों में उनका औपनिवेश चल रहा था उनका इतिहास क्या था क्या नहीं था, उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि भाई तुम लोगों का इतिहास खराब है, हमारा इतिहास अच्छा है, यानी मतलब हमारी चीजें ज्यादा अच्छी हैं, हमारी शासन प्रणाली अच्छी है, तो आप हमारी चीजों को अपनाओ। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा है, इसने घोषणा की कि इंग्लैंड में कोई अन्य व्यापार करने वाला समूह ईस्ट इंडिया कंपनी से स्पर्धा नहीं कर सकता, यानी कि कंपटीशन नहीं कर सकता, इसने ये घोषणा की थी। तीसरा है, इसने घोषणा की कि यदि भारतीय शासक की मृत्यु बिना पुरुष वारिस के हो जाए तो उसका साम्राज्य अधिग्रहण कर लिया जाएगा। देखो ये जो नीति थी ये इसकी नहीं थी, ठीक है, ये सर्वोच्चता की नीति नहीं थी, ये कौन सी थी, हड़प नीति थी। ये क्या है, गलत तरीके से हड़पना है कि अगर आपके कोई बच्चा पैदा नहीं, लड़का पैदा नहीं हुआ आपके घर में, तो आपका शासन कौन ले लेगा, वो इंग्लैंड वाले ले लेंगे, ठीक है, आपके शासन को हड़प लिया जाएगा। अरे भाई हमारे बच्चा पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम अपने भाई का ले लेंगे, अपनी बहन का ले लेंगे, किसी का भी ले लेंगे, तुम्हें क्या मतलब है इस चीज से। लेकिन अंग्रेजों ने जबरदस्ती इस तरीके से भारतीय शासनों को अपने हाथ में ले लिया था। लास्ट है, कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों के ऊपर है। तो सर्वोच्चता की नीति का मतलब यही है कि कंपनी ने दावा किया था कि उनकी सत्ता जो है वो सर्वोच्च है, उनका शासन करने का तरीका बहुत अच्छा है, इसलिए उन्हें भारतीय राज्यों के ऊपर शासन करना चाहिए। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। ग्रहों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं। देखिए जो पहले चार ग्रह हैं, चार ग्रह मतलब बुध शुक्र और पृथ्वी और मंगल, ठीक है, ये कौन से हैं, ये कैसे ग्रह हैं, ये पार्थिव ग्रह हैं। पार्थिव यानी कि इन पर इनका जो सतह है वो ठोस है, यानी कि मिट्टी की बनी हुई है जैसे हमारी है ना। और बाकी के जो चार ग्रह हैं, जो पीछे वाले ग्रह हैं, कौन कौन से हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, वो कैसे हैं, वो गैसीय ग्रह हैं। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि छल्ले कौन से ग्रहों पर पाए जाते हैं। तो लास्ट वाले जो ग्रह है ना, जो बृहस्पति है, जो शनि है और यूरेनस, इनके आसपास क्या पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, गोल गोल जैसे ये ग्रह है, ठीक है, और इसके इधर इधर क्या पाए जा रहे हैं, इसके इधर इधर छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो लास्ट वाले ग्रहों के आसपास पाए जाते हैं जो गैसीय ग्रह हैं। ठीक है, बृहस्पति भी आपका गैसीय ग्रह है, शनि भी, यूरेनस भी। ओके, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। पृथ्वी को भूभाग के रूप में वर्णित किया जाता है, मतलब पृथ्वी को भूभाग ऐसा बोला जाता है, जो पृथ्वी है वो ना तो गोल है और ना वो अंडा आकार की है, उसका वो जो पृथ्वी है वो कैसी है, वो भूभाग है। ठीक है, वो कैसी है, भूभाग है। तो उसको भूभाग क्यों बोला गया है, ये एक अलग आकृति का नाम जो आपने कभी नहीं सुना होगा। भूभाग आकृति क्या होती है, तो गोल होता है, ठीक है, या ओवल शेप होती है, या फिर रेक्टेंगल होता है, यानी कि आयत होता है, आयताकार आकृति होती है, या चौकोर आकृति होती है, इस तरह की आकृतियां होती हैं। लेकिन आपने भूभाग नहीं सुना होगा कि भूभाग क्या होता है। अब देखते हैं हम इसका मतलब क्या है भूभाग का, और पृथ्वी को भूभाग क्यों बोला गया है। पहला है, पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है। दूसरा है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। तीसरा है, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। बिल्कुल सही बात है, और यही इसका सही आंसर है कि जो पृथ्वी है वो उसके जो दोनों ध्रुव हैं वो थोड़े थोड़े चपटे हैं। तो अगर आपने संतरा देखा होगा, पूरा गोल नहीं होता है, वो थोड़ा चपटा होता है। ठीक है,
तो वही वाली आकृति आपने प्याज देखी होगी। प्याज कैसी होती है, बीच में से गोल दिखाई देगी लेकिन ऊपर से चपटी दिखाई देगी। देखो इस तरह का कुछ शेप है हमारी पृथ्वी की। इस तरह से देखिए, ना तो पूरी गोल है ना पूरी ओवल है, ठीक है। तो हमारी प्याज भी तो इस तरह की होती है ना, ठीक है। और वहीं अगर हम संतरा देखें तो वो भी इस तरह का ही होता है कि ऊपर से और नीचे से क्या होता है, चपटा होता है और बीच में से वो गोल दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं 75 क्वेश्चन नंबर। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऐसा क्या कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का हमें एक ही फेस दिखाई देता है, दूसरा फेस नहीं दिखाई देता है। क्या कारण हो सकता है? पहला है चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है परंतु अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता है। दूसरा है चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, केवल अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता है। तीसरा है चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कहीं अधिक समय पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लेता है। और चौथा है आपका, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फोर्थ। 75 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। ये बिल्कुल सही है। देखिए ये सूर्य है, ठीक है, ये पृथ्वी है ना, और ये क्या है आपका, ये हो गया चंद्रमा छोटा सा, ठीक है। सूर्य कुछ ज्यादा छोटा बना दिया, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। ये सूर्य है, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा है। अब ये जो पृथ्वी है ये क्या कर रही है, ये सूर्य का चक्कर लगा रही है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये क्या कर रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है ना। और चंद्रमा क्या कर रहा है, ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है ना। तो ये अपने आप में भी घूम रहा है और ये पृथ्वी के आसपास भी घूम रहा है। उसी तरह से पृथ्वी अपने आप में भी घूम रही है और घूमती 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 इस तरह से चक्कर लगा रही है। तो क्योंकि ये भी उतना ही देर में चक्कर लगा रहा है जितनी देर में ये अपना एक चक्कर लगाता है, पूरा एक बार में जो घूमता है उतना ही पृथ्वी का चक्कर लगाने में उतना ही टाइम लगता है। इसलिए चंद्रमा का पृथ्वी से केवल एक ही भाग दिखता है, ठीक है, क्योंकि ये इसका भी ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है और अपने आप में भी घूम रहा है। तो जब कोई चीज घूम रही है तो एक बार में आप उसका एक ही फेस देख पाओगे, दूसरा नहीं देख पाओगे, ठीक है। इसका सही कारण ये है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। यूराल पर्वत अलग करता है, यूराल पर्वत किस किस को अलग करता है वो देखते हैं। पहला है अफ्रीका और यूरोप को, दूसरा है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को, तीसरा है अफ्रीका और एशिया को, चौथा है एशिया और यूरोप को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एशिया और यूरोप को, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में दिया हुआ है और उस पर मैप में दिखाया गया है। देखो जितने भी मैप एनसीईआरटी में दिए गए हैं प्लीज आप उन सबको बहुत अच्छे से देखा करो, ठीक है, उनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो दिया गया है इस 6th क्लास की एनसीईआरटी से आया है, ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 5 से आया है क्वेश्चन, ठीक है। मैं इस वीडियो में बताना भूल रही हूँ, अब मैं सारे बता देती हूँ आपको कौन सा क्वेश्चन कौन से एनसीईआरटी से आया है। देखो ये जो 75 वाला क्वेश्चन आया है 6th क्लास की एनसीईआरटी से आया है चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है। और 74 वाला आया है आपका 6th क्लास की एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 1 से। और देखो ये वाला भी चैप्टर नंबर 1 से ही आया है 6th क्लास की ज्योग्राफी से, ठीक है। और ये सर्वोच्चता की नीति वाला आया है 8th क्लास की ज्योग्राफी हिस्ट्री से। ये आया है 8th क्लास की हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 3 से, और ये आया है 8th क्लास की हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 5 से, ठीक है। और ये बिल्कुल सीरियल में लगे हुए थे, ये 6th क्लास से ही आए थे सारे क्वेश्चन, 73, 74, 75, 76, ठीक है। अब देखो ये 7th क्लास से लगे हुए हैं सारी चैप्टर। ये मैंने एनालाइज करके देखा है अब तक जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए हैं, जब वो कोई बुक उठाता है, मान लीजिए उसने 7th की बुक उठाई जो एग्जामिनर है, तो 7th क्लास के ही 7-8 डाल देगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर 6th क्लास के डाल तो 6th क्लास के ही 7-8 डाल देगा। अब उसकी मर्जी है कि उसके हाथ में कौन सी बुक होगी उस समय, तो इसलिए आप सारी बुकों को अच्छे से रीड कीजिए, ठीक है। उसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं मेरी वीडियोस की, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको बिल्कुल भी देखने में दिक्कत नहीं होगी, तो प्लीज आप उनको जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, और ये आया है आपका 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है। कौन से चैप्टर से आया है, चैप्टर नंबर 2 से। भूपट्टी
में वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है, जहां पर भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, भूकंप के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी दे रखी है, भूकंप के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में इस चैप्टर में। ठीक है, और सुनामी के बारे में, तो प्लीज इस चैप्टर को पढ़ना जरूर, काफी क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो पहला ऑप्शन है अधिकेंद्र। देखो, अधिकेंद्र को हम एपिसेंटर भी बोलते हैं, और यह वह स्थान होता है जहां पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगें महसूस होती हैं। दूसरा है क्रेटर। देखो, क्रेटर तो ये ज्वालामुखी से संबंधित हो गया, जो जहां से लावा निकलता है, जो ज्वालामुखी का मुंह होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। तीसरा है केंद्र, और चौथा है उद्गम केंद्र। देखो, उद्गम केंद्र को क्या बोलते हैं, उद्गम केंद्र को फोकस भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, फोकस। और ये क्या होता है, ये पृथ्वी के आंतरिक सतह पर होता है जहां से भूकंप की शुरुआत होती है, यानी कि भूकंप आप कहाँ महसूस करते हो, यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो गया, अधिकेंद्र। क्या हो गया, अधिकेंद्र। और बिल्कुल इसके जस्ट नीचे पृथ्वी की परतों में जहां पर भूकंप स्टार्ट होता है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, वहां उसको बोलते हैं उद्गम केंद्र। इस वाले को क्या बोलते हैं, उद्गम केंद्र, और इस वाले को क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एपिसेंटर, और इसको उद्गम स्थान को बोलते हैं फोकस। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला, क्योंकि जो तरंगें आरंभ होती हैं वो कहां से होती हैं, अधिकेंद्र से ही होती हैं, यानी एपिसेंटर से होती हैं। क्वेश्चन नंबर 78, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है। तो सबसे पहले हम परतों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली जो परत है वो होती है क्षोभमंडल, और क्षोभमंडल में जितनी भी मौसमी क्रिया होती हैं वो सभी क्षोभमंडल में होती है, जैसे बारिश है, तूफान है, ठीक है, और हवाएं चल रही हैं, आंधी चल रही है, ओलावृष्टि हो रही है, ठीक है, ओलों की बारिश हो रही है, या बर्फबारी हो रही है, या सिंपल पानी वाली बारिश हो रही है, ये सब किसमें होती है, क्षोभमंडल में होती है। क्षोभमंडल को हम ट्रोपोस्फियर भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी जो परत होती है वो होती है समताप मंडल। ठीक है, ये होती है पहले नंबर की, ये होती है पहले नंबर की, और समताप मंडल होती है दूसरे नंबर की। ठीक है, जो दूसरे नंबर की जो परत होती है उसको हम स्ट्रेटोस्फेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर भी बोलते हैं। और इसमें किसी भी प्रकार की मौसमी क्रिया नहीं होती है, बहुत शांत वातावरण होता है यहाँ का, तो इसलिए जो प्लेन वगैरह जो उड़ाए जाते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर की होती है आपकी मध्य मंडल। जो मध्य मंडल होती है इसको हम मेसोस्फेयर बोलते हैं। और जो आकाश से उल्का पिंड आते हैं, यानी कि ग्रहों के जो छोटे छोटे पार्ट टूट कर गिर जाते हैं और वो घूमते रहते हैं गोल गोल, जब वो पृथ्वी की कक्षा की तरफ आते हैं, मतलब पृथ्वी के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, तो जो मध्य मंडल होता है वो उनको जलाकर नष्ट कर देता है। ठीक है, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम तापमंडल। देखो, तापमंडल जो होता है उसको थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं, उसको आयन मंडल भी बोलते हैं, और इसको तापमंडल भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको थर्मोस्फीयर बोलते हैं। और इसके जो ऊपर वाली परत होती है उसको हम आयन मंडल बोलते हैं। ठीक है, तापमंडल में ही एक छोटी पतली परत पाई जाती है। जैसे समताप मंडल में कौन सी पाई जाती है, ओजोन की परत पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल में कौन सी पाई जाती है, ओजोन की परत पाई जाती है, जो हमें जो आकाश से जितनी भी जो सूर्य की परावैंगनी किरणें आ रही हैं, ठीक है, उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। वो उनको खुद सोख लेती है, या फिर उनको फिल्टर करके पृथ्वी पर भेजती है, ताकि जो मनुष्य है उनको ज्यादा नुकसान ना पहुंच सके। ठीक है, और जो ओजोन की परत है वो क्या है, एक तरह से ऑक्सीजन है। ठीक है, हैवी वाली ऑक्सीजन है। जैसे ऑक्सीजन, ओजोन जो गैस है वो ऑक्सीजन से ही बनती है। ठीक है, जब ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो हम बात करें तापमंडल की। तापमंडल को मैंने क्या बताया आपको, इसको बोलते हैं थर्मोस्फीयर। इसके ऊपर वाली जो परत होती है, थर्मोस्फीयर में ही ऊपर एक परत होती है, उसको बोलते हैं आयन मंडल। और आयन मंडल में रेडियो तरंगें पाई जाती हैं, और उसकी वजह से ही हमारे जो ये फोन है, टीवी का प्रसारण है, रेडियो वगैरह ये सब चलते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट वाली कौन सी होती है, एक्सोस्फीयर होती है, या इसको बहिर्मंडल भी हम
बोलते हैं। और वही मंडल में जो हल्की गैसें हैं वो तैरती रहती हैं, हीलियम और हाइड्रोजन, और यहाँ से ही हमारा अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है ना। तो अब देखिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श कौन सी मानी गई है? समताप मंडल। क्यों मानी गई है? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की मौसमी क्रियाएं नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं 79, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तापमान को प्रभावित कर रहा है, यानी कि पृथ्वी के टेम्परेचर को कौन प्रभावित कर रहा है? इनमें से पहला है पार्थिव विकिरण, दूसरा है समुद्र से दूरी, तीसरा है सूर्य तापन, और चौथा है सौर विकिरण। ठीक है, तो 79 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा, सौर विकिरण। ठीक है, देखो पार्थिव विकिरण क्या होता है? जो प्रकाश, जो देखो सूर्य के प्रकाश को क्या बोलते हैं? सूर्य के प्रकाश को बोलते हैं सूर्य ताप। ठीक है, अब जब सूर्य ताप पृथ्वी पर आ रहा है तो जितना ताप पृथ्वी पर आ रहा है, यानी कि जितनी धूप, आप धूप के रूप में उसको जानते हैं, तो जितनी धूप या गर्माहट पृथ्वी पर आती है उसको बोलते हैं पार्थिव विकिरण। ठीक है, और जितनी रह जाती है पृथ्वी पर, ठीक है, जो उष्मा पृथ्वी पर ही रह जाती है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं सौर विकिरण। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? सौर विकिरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा। और ये जो आया है आपका, ये आया है आपका 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 4 से। ठीक है, ध्यान रखना ये कौन से चैप्टर से आया? चैप्टर नंबर 4 से। देखो सूर्य जो ताप होता है उसको हम आतपन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? आतपन भी बोलते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि सूर्य ताप को हम क्या बोलते हैं? आतपन भी बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अमेजन बेसिन कहाँ है? अमेजन बेसिन है दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। मैप आप जहां भी आप पढ़ने बैठे वहां पर आपका वर्ल्ड मैप और भारत का मैप दोनों मैप होनी चाहिए, तभी आपको अच्छे से चीजें क्लियर होंगी, ज्योग्राफी समझ में आएगी। तो दक्षिण अमेरिका का जो उत्तरी वाला हिस्सा है, ठीक है, जहां पर ब्राजील वगैरह है, ठीक है, वो वहां पर एक नदी बहती है अमेजन, और अमेजन और उसकी सहायक नदियां मिलकर क्या बनाती हैं? अमेजन बेसिन बनाती हैं। और यहाँ पर जो यहाँ पर जो वन है, जो अमेजन बेसिन के वन है, ठीक है, वो भूमि इतनी उपजाऊ है, वहां पर इतने ज्यादा वन पाए जाते हैं कि पृथ्वी पर जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% ऑक्सीजन अमेजन बेसिन से आता है। ठीक है, अब देखो अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वन से ढका है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, अमेजन नदी बेसिन ब्राजील, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना के भागों से अपवाहित होती है। तीसरा है आपका अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेशों में आता है। ये बिल्कुल सही है कि जो अमेजन बेसिन है वो कहां पर है? वो 0 डिग्री अक्षांश पर है। ठीक है, किस पर है? वो 0 डिग्री अक्षांश पर है, और इसका ही मेन कारण है कि यहाँ पर जो वन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि नदी है, नदी का पानी भरपूर मिल रहा है पौधों के लिए। फिर वातावरण बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आर्द्र वाला वातावरण होता है, जो वातावरण है उसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, इसकी वजह से वहां पर वन होते हैं। क्योंकि पौधों को क्या चाहिए? भरपूर पानी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। अब जब 0 डिग्री अक्षांश पर है तो वहां पर मतलब इक्वेटर के आसपास है ये नदी, तो वहां पर भरपूर मात्रा में सूर्य का प्रकाश ही मिलता है। तो पौधों को क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए, वायु चाहिए और पानी चाहिए। तो तीनों चीज कहाँ मिलती है? यहाँ पर मिलती है। ठीक है, और ये बहुत बड़े विशाल स्थान को घेरे हुए है अमेजन नदी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा ही हो जाएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अगर कोई भी कमी आपको लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को लाइक करके जाना है, प्लीज लाइक कर देना। लाइक नहीं करते हो आप, देख तो लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, प्लीज वीडियो को लाइक भी किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।